तो साथियों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। रीचा दादाजी से कहती है कि आप इस प्रकार के कपड़े का कुर्ता बराबर क्यों पहनते हैं। रीचा अपने दादा से पूछ रही है कि दादाजी आप बताइए कि आप इसी तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो दादाजी रीचा से कहते हैं, रीचा को बताते हैं कि वे सूती कपड़े से बना कुर्ता ही पहनते हैं। अब बच्चों, साथियों, अब सूती कपड़ा होता क्या है? ऐसा दादाजी क्यों बोल रहे हैं कि हम सूती कपड़े के ही बना कुर्ता पहनते हैं? तो सूती कपड़ा वे कपड़े होते हैं जो हल्के और अत्यधिक क्या होते हैं, आरामदेह होते हैं। मतलब बहुत ही सूती जो कपड़ा होता है बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही आरामदायक होता है ना। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। क्या होता है, जब गर्मी के आप कपड़ों में आप क्या करेंगे, सूती कपड़े को जब पहनेंगे तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगा और बहुत आरामदायक महसूस होगा। इसलिए गर्मी के कपड़े में आप क्या पहने, सूती कपड़े को पहने, है ना। ठीक है, तो सूती कपड़े सबसे अधिक क्या होते हैं, स्वस्थकर होते हैं। मतलब बहुत अच्छा होता है, इसमें बीमारियां कम होती है ना। इसीलिए दादाजी क्या करते हैं, सूती कपड़े के ही कुर्ता हुआ बना हुआ पहनते हैं, है ना। इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, है ना, क्या है, सूती कपड़ा क्या है, बहुत ही आरामदायक है और बहुत ही अच्छा है, स्वस्थकर है। इसलिए रीचा के दादाजी क्या पहनते हैं, सूती कपड़े के ही कुर्ता पहनते हैं। इसलिए आप सब भी क्या करो, आप सब भी सूती कपड़े का ही इस्तेमाल कीजिए गर्मी के दिनों में पहनने के लिए। और आगे बताते हैं, आगे कहते हैं कि रीचा दादाजी से फिर बोली, फिर दादाजी से पूछ रही, रीचा एकदम परेशान आज कर देगी, है ना। कह रहा है कि इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने से आपको क्यों मना करती है ना। दादी जी मना करती है, कहती कि अब क्यों पहनते हैं सूती कपड़े, है ना। तो फिर बोलते दादाजी ने कहा, दादाजी ने फिर कह रहे हैं, दादाजी फिर कह रहे हैं कि सूती कपड़ों में धुलकर आसानी से क्या होता है, फंसते हैं, है ना। मतलब क्या बोले कि दादाजी बता रहे हैं, किनको, रीचा को बता रहे हैं कि देखो बेटा, है ना, सूती कपड़े में क्या होता है, धूलकण बहुत जल्दी फंसता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। यानी शीघ्रता से वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और पानी में डालने पर क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। और इस कपड़े में सीकन या सिलबट जल्दी ही पड़ जाती है ना। अगर आपने सूती कपड़ा को देखा होगा तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, वो गंदा होता है और बहुत सिकुड़ जाता है पूरा। एकदम लगेगा कि एकदम हम कहीं उसको निकाल के, कहीं से निकाल के हम उसको ला रहे हैं, गठरी बुठरी में से उसको निकाले हैं। तो इसलिए क्या करती है, उनके जो दादी हैं, रीचा की दादी हैं, वो क्या करते हैं, दादा को बोलते हैं कि आप सूती कपड़ा मत पहनिए, है ना, क्योंकि उसको धुलने में, उसको आयरन प्रेस करने में काफी उसको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए रीचा के दादी जी दादा को मना करते हैं सूती कपड़े पहनने के लिए। कितना दादी खींचेगी, है ना। आप लोग तो खींच तो नहीं हो, है ना, मम्मी को परेशान करते हो तुम लोग भी, इसलिए सूती कपड़े आप लोगों को भी मम्मी पापा नहीं देते हैं, है ना। अब आगे कहते हैं कि जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सूती कपड़े को अगर ऐसे ही पहन लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि कहीं गठरी में से हमको उसको उसको निकाला गया है। बिल्कुल बेकार लगता है, बिना आयरन किए हुए उसे आप नहीं पहन सकते हैं, है ना। उसके आगे कहते हैं कि सूती कपड़ों को नमीयुक्त जगहों पर रखने से फफूंद लग जाती है। मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि उसमें थोड़ी थोड़ी रुई टाइप का उसमें आ जाता है, उसमें कलर टाइप का कुछ कुछ आ जाता है। अगर आप रख दोगे नमीयुक्त जगह पे, जहाँ पे पानी वानी गिरता है, जहाँ पे थोड़ी नमी है ना, उस जगह पे अगर आप रख दोगे तो उसमें फफूंद लग जाती है ना। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के धूसर पड़ने लगते हैं। सूती कपड़े के समान लीलन कपड़ा में भी फफूंद आसानी से लग जाते हैं, है ना, परंतु ये सिकुड़ते नहीं। जो लीलन कपड़ा होता है उसमें तो फफूंद लगता है पर ये सिकुड़ता नहीं है। परंतु क्या होता है, जो सूती कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी गंदा भी होता है, उसका जल्दी रंग भी उड़ जाता है ना। फिर भी वो क्या होता है, वो आरामदायक है, इसलिए लोग पहनते हैं सूती कपड़े को, है ना। वो जल्दी धूसर भी पड़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है जल्दी सूती कपड़ा, है ना। वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वो कॉन्स्टेबल,
बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, इसलिए सूती कपड़े जल्दी नहीं लोग पहनता है। उसके बाद है रेशम पहनने में आरामदायक होता है। जो रेशम का कपड़ा होता है वो क्या होता है, उसका कपड़ा पहनने में भी आरामदायक होता है। जानतब रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूलित वस्त्र है ना, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ क्या है, रेशम रेशम पहनने में आरामदायक होता है। अब रेशम के कपड़े क्या होते हैं, है ना, तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे कि रेशम आप इस तरीके के होते हैं, है ना। जानतब रेशे से बने होने के कारण ताप कुचालक है ना। जानतब एक रेशा है ना। जानतब आप रेशा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है ना। तो जानतब रेशा इस प्रकार से होता है ना। ये क्या होता है, ताप का कुचालक है, जिसे शीत ऋतु के लिए अनुकूलित वस्त्र है ना। शीत ऋतु में कब, जब शीत गिरता है ना, ठंडे के मौसम में, तो ये क्या है, उस समय का ये जानतब रेशा से बना हुआ कपड़ा क्या होता है, ताप का कुचालक होता है, यानी ताप उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, गर्मी महसूस होती है, इसलिए शीत ऋतु में ये सब कपड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठंडा में ही जानतब रेशे के कपड़े पहन सकते हैं, है ना, इसको आप गर्मी में भी पहन सकते हैं, है ना। इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास मिलता है, मतलब ये चिकना होता है और बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए अच्छा लगता है पहनने में, है ना। धोने पर ये सिकुड़ते भी नहीं है और न फैलते हैं, परंतु स्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता, है ना। कोई भी कपड़े को आप थोड़ा इस्त्री कर लोगे, आयरन दे दोगे, तो आपको अच्छा लगता है कपड़ा पहनने में, है ना। फिर भी अगर आपके पास आयरन नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, आप ऐसे भी पहन सकते हैं, हम लोग कोई हीरो नहीं है ना। चलिए तो आगे पढ़ते हैं कि रेशम के कपड़े में फफूंद नहीं लगती। देखो अच्छा है कि ये वाला देखो रेशम है, और रेशम के कपड़े में क्या होता है, इसमें कोई फफूंद वफूंद नहीं लगता, कोई खराब नहीं होता, है ना। आप इसको जैसे तैसे पहन सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, नमी जगह पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग जाते हैं। लीजिए तो क्या है, ज्यादा दिन तक रख दोगे तो क्या होगा, खराबी ना होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं कि पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाते हैं। ऊनी कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती, ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, है ना। इस पर फफूंद नहीं लगती, परंतु अधिक समय तक नमी युक्त जगह में रखने पर फफूंद लग जाती है। कोई भी कपड़ा है, अगर आप उसे अच्छे से नहीं रखोगे तो वो खराब होगा ही, है ना। उसी तरीके से क्या है, जो रेशमी कपड़ों है, रेशमी कपड़े पसीने से रेशमी कपड़े की चमक क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है ना। अच्छे से नहीं रखोगे तो कोई भी कपड़ा खराब हो जाएगा। ऊनी कपड़ा जो होता है उसमें सिलवट उलट नहीं पड़ता, उसमें फफूंद वफूंद नहीं लगता है ना। पर अधिक दिनों तक कोई भी कपड़ा रखोगे तो वो खराब हो जाता है। आगे कि पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते। पटसन से जो होता है कपड़ा बना हुआ, उसको हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियां में अनाज रखा जाता है। अब ये मत कह देना कि पटसन के हम कपड़े पहन लिए, है ना। कपड़े के पटसन पहनने नहीं चाहिए, नहीं पहना जाता है ना। उसका जो पटसन का जो काम होता है, पटसन से बोरियां बोरियां बनाया जाता है और उसमें अनाज रखा जाता है ना। इसे फर्श पर बिछाने के काम में भी आप लाते हैं। जो बोरा बोरा बिछाते हैं, है ना, वो पटसन के बने होते हैं, है ना। परंतु अब पटसन के रेशों को भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के कपड़े के लिए तैयार किया जा रहा है ना। बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम लोग अब बहुत सारे आगे पहुंच गए हैं, हम लोग बहुत आगे दुनिया में चल रहे हैं, तो अब कोई भी ऐसा असंभव काम नहीं है। अब पटसन के रेशे को भी महीन धागा करके उसको भी अब कपड़ा तैयार किया जा रहा है ना। आप पटसन के कपड़े को भी आप कपड़ा बनाकर पहन सकते हैं, है ना। आगे कहते हैं कि दादाजी ऋचा से कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के रेशों से भिन्न भिन्न तरह के कपड़े बनते हैं, है ना। क्या है कि अलग अलग रेशा से अलग अलग कपड़ा बनता है ना। ऐसा नहीं है कि आप सूती कपड़ा का जो है आप स्वेटर बना लेंगे, ऐसा नहीं है ना। ऊनी कपड़ा का ही क्या बनता है, स्वेटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे कि आप सूती कपड़े का आप क्या बना लेंगे, स्वेटर बना लेंगे। ठीक है, तो जिनका उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग कपड़े का, अलग अलग रेशे का अलग अलग उपयोग
होता है। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा भिन्न भिन्न तरह के रेशों से बने कपड़े के बारे में, है ना। इन रेशों से संबंधित जानकारियां को तालिका में क्या करना है, भरना है। जैसे कपास, कपास है जो सूती कपड़ा से बनता है, जिसका उपयोग पहनने के कपड़े के लिए किया जाता है। इसका गुण क्या है, तो यह हल्की गर्मी में ठंडक महसूस करवाता है। सफेद, रंगीन इत्यादि इसका गुण है ये, है ना। समस्याएं इसमें क्या है कि ये रख रखाव में परेशानी होता है, जल्दी गंदा होना है ना, जल्दी घिसता है, इसमें इस्त्री करके पहनने लायक इत्यादि, है ना। ये सभी क्या होते हैं, मतलब आप बिना इस्त्री करके इसको नहीं पहन सकते हैं कपास के कपड़े को, है ना। इसको भी इस्त्री देकर ही आपको पहनना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको तालिका दिया गया है जिसमें आपको क्या क्या भरना है, रेशा, कपड़ा, उपयोग, गुण और समस्याएं, जो आप भरकर हमें बताइए और कमेंट में भी लिखिए, है ना। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे है कि रेशे एवं कपड़े की कहानी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब कहानी पढ़ेंगे कि रेशा कैसे बनता है और किस प्रकार से यहाँ पे आया है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, रेशे एवं कपड़े की कहानी। रेशे और कपड़े की कहानी पढ़ेंगे। तो कपड़ा मानव सभ्यता की विकास की देन है ना। कपड़ा किसका, मानव सभ्यता की देन है, मतलब मानव ही क्या किया है, कपड़े को विकास किया है, कपड़े को लाया है ना। बिना मानव के कपड़ा का कोई जरूरत नहीं था, है ना। तो आगे हम लोग जानते हैं कि कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक भी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में अगर आप बढ़िया से पहनकर कपड़ा को नहीं चलोगे तो आपको हर कोई आपको बोलेगा कि क्या पहन लिए हो, है ना। जैसा कि आप समाज में छोटे छोटे बड़े बड़े कपड़े को आप अलग अलग स्टाइल में लोग पहनते हैं जो देखे होंगे, है ना। जैसे भारत में अगर आप रहते हैं तो भारत में धोती कुर्ता पगड़ी जो है बहुत ही खास है। धोती और कुर्ता पहनना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है ना। महिलाओं को साड़ी पहनना चाहिए, यह हमारा क्या, भारत की संस्कृति है। अच्छे से सुंदर से पहनना चाहिए, कोई यहाँ विदेश नहीं है। विदेश में अगर आप देखेंगे कपड़े तो किस प्रकार से पहनते हैं, अब जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि विदेश में लोग कैसे पहनते हैं और भारतीय लोग कैसे रहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए ढंग से, है ना। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है ना। मतलब प्रारंभिक काल से शुरू से ही लोग पहले क्या पहनते थे, अपने तन को ढकने के लिए पत्ते लगाकर पहनते थे। पत्ते से, पत्तियां जो होता है ना, पेड़ के पत्तियां, उसको से लोग क्या करते थे, अपने तन को ढकते थे, है ना। इस काम के लिए उसने आदिम युग में घास भूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल तथा मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग किया करते थे, है ना। जैसा कि हमने बताया भी कि पहले के लोग क्या करते थे, घास फूस जो पहनते थे, है ना। पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं उससे लोग कपड़े बनाकर पहनते थे, है ना। या फिर जानवरों की खाल को, जानवरों को मार करके, है ना, उसका जो खाल होता है उसको लोग कपड़ा बनाकर पहनते थे। सोचिए, है ना, कितना अजीब है। उसके बाद परंतु मानव इतने से कब संतुष्ट होने वाला था, है ना। बताओ क्यों संतुष्ट होगा, मनुष्य को जितना दोगे उतना वो उसको चाहिए, है ना। मनुष्य को जितना दोगे उतना क्या कहिए, उसको चाहिए। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता है। आपको भी लगता होगा कि बहुत पढ़े, पर क्या करेगा, तुम नहीं पढ़ते हो ना, पढ़ाई कीजिए, है ना। उसकी तीव्र बुद्धि ने क्या किया, वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन एवं वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। तो क्या हो गया, बुद्धि, यानी आपकी भी तीव्र बुद्धि रहेगी तो आप भी क्या करेंगे, तकनीक खोजेंगे, मशीन खोजेंगे कपड़े को बनाने के लिए, है ना। तो क्या करेंगे, आप कपड़े को बनाने के लिए मशीन को भूनेंगे, मशीन बना करके कपड़े को आप भी तैयार कर सकते हैं। तकनीक मतलब क्या होता है, मशीन। मशीन जो होता है, मशीन क्या करता है, कपड़े को भी बनाता है ना। तब से आज तक तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले ही किया गया था कपड़े का विकास तकनीकों से, आज तक, है ना। हम लोग अलग अलग देखते हैं कि अलग अलग तकनीक है, मशीन है जो क्या करता है, कपड़े का निर्माण कर रहा है ना। कपड़ा बना रहा है अच्छे तरीके से डिजाइन कर रहा है। बहुत सारे क्या होते हैं, डिजाइनर बनते हैं, कपड़े बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ रहे होंगे, है ना, कि क्यों जरूरी है तकनीक का होना और हमको क्यों इतना बुद्धि का विकास जरूरी है ना। फिर बुद्धि के कारण ही ये सब क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है।
अब आगे समझते हैं। तो आगे बताया गया है कि बुनी हुई चटाई तथा बटी हुई रस्सियों से उसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। सामानों को लाने, ले जाने, शिकार को बांधने, है ना, ले जाने, शिकार पकड़ने और फंसाने आदि कामों के लिए क्या उसने तिनकों एवं नरम टहनियों को थूक कर और, है ना, चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई। है ना, रस्सी और डोरू कैसे बना? तो जैसा कि हमने बताया था कि पटसन की जो होती है उसको से रस्सी बनाया जाता है। तो रस्सी क्यों बनाते हैं? तो आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे सामान उमान या शिकार उकार करता था लोग पहले, तो उसको बांधता था, है ना। आज भी हम लोग सामानों को बांधने के लिए रस्सियां का उपयोग करते थे, है ना, या फिर हम लोग चटाई उटाई भी बनाते हैं इन रस्सियों से, ठीक है। तो इसलिए इन सभी कामों में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं रस्सियों का, है ना। वास्तव में इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी, है ना। वास्तव में क्या हो गया कि इन निर्मित करने की प्रक्रिया को ही क्या कला, वस्त्र निर्माण कला की प्रेरणा बनी। इस कला में दिनादुन उन्नति होती गई और इसने चौड़ी पट्टियां बनाकर तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे। मतलब क्या है कि जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, हम मानव जो है वो क्या हो गया, अपने तन को ढकने के लिए अनेक प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करने लगा। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की, है ना। इसके साथ साथ क्या हुआ, वस्त्र उपयोगी रेशों की खोज की, जो किस रेशों से हम लोग वस्त्र बना सकते हैं, उस तरह के रेशों का भी खोज हुआ। उस समय मानव ने जिन रेशों की खोज की वे सभी प्रकृति से प्राप्त होते थे, है ना। जिस समय मानव जो खोया था रस्सी उसी, है ना, जो खोया था रेशा, वो सब क्या था, प्रकृति था, यानी भगवान के द्वारा बनाया गया था, मतलब वो नेचुरली था, है ना। पर आज क्या है कि आज हम लोग फैक्ट्रियों में भी क्या करते हैं, आज हम लोग फैक्ट्रियों में भी रेशा को बना रहे हैं, अनेक प्रकार के कपड़े बनाए जा रहे हैं, है ना। तो आज बहुत ही हम लोग एडवांस हो चुके हैं, है ना। इसलिए पढ़ना आप लोग को बहुत जरूरी है, मन लगाकर पढ़िए, है ना। पेड़ पौधों से तथा जंतुओं के बालों से प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में काम आते थे, है ना। मतलब पुराने समय में, आरंभिक समय में हम लोग क्या करते थे, पेड़ पौधे से या जंतुओं से या उनके जंतुओं के बालों से रेशा बनाया जाता था, है ना। उस समय इसी के लिए काम आता था, नेचुरली तरीके से काम आता था। पर आज ऐसा नहीं है, आज हम लोग अनेक प्रकार की चीजों से भी हम लोग रेशा बनाते हैं, कपड़े को बनाते हैं। ऐसा अनुमान है कि जूट से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था, है ना। क्या है, ऐसा अनुमान बताया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जूट से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ था। वस्त्र का निर्माण किससे हुआ था सर्वप्रथम? तो जूटों से हुआ था, जूट से प्राप्त रेशों से ही सर्वप्रथम हुआ था। पूर्व यानी पहले पाषाण युग में स्विस लेक के निवासी, क्या नाम था, स्विस लेक के निवासी का नाम था, जिसका नाम 17वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, वो जो यूरोप के लियोलिथिक जाति के कहलाते थे, है ना। लीलन ने रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की वंशी तथा जाल फंसाने में करते थे, है ना। लीलन के रेशे का प्रयोग क्या करते थे, मछली फंसाने की। आप लोग देखे होंगे मछली फंसाने वाला, या फिर आप पिक्चर में देख लीजिए कि कैसा होता था मछली फंसाने वाला बंसी, या फिर जाल आप देखे होंगे मछली फंसाने वाला, उसको भी। तो इसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले इसका लीलन का रेशे का प्रयोग किए थे इन सभी कामों के लिए, है ना। इनके निवास स्थान स्विट्जरलैंड में लीलन के कुछ रेशे, उनसे निर्मित धागे तथा उनसे बनी अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई है ना। मतलब ये सब खोजा गया तो इससे पता चला पूर्व पाषाण युग के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्रयोग करते थे। जूट सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा है ना। क्या है, जूट सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा है जिसकी खोज हुई और उसकी खेती की जाने लगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ रेशा का, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जूट सबसे पहला रेशा था, पौधा था वो, जिसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी रेशा देने वाले पौधे के रूप में, है ना। फिर उसका खेती करने लगा लोग, है ना।
इसके बाद है कि इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, है ना। सब जगह नहीं होता था खेती, कहाँ होता था? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया कहाँ है? तो आप ऐसा इसमें देखिए कि कहाँ है, पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है ना। जैसा जहां से इसका विस्तार चीन तक हुआ, कहाँ से इसका विकास फिर चीन तक हुआ। चीन पता ही है कि कितना एडवांस है, कितना आगे है हम सभी से, है ना। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईसा पूर्व में जूट की खेती चीन में होती थी। कहाँ होती थी? 4500 ईसा पूर्व में जूट की खेती चीन में होती थी। कहाँ? चीन में होती थी। मिस्र में लीलन की कताई एवं बुआई की कला 3400 ईसा पूर्व में ही विकसित हो गई थी, है ना। जो मिस्र में किसका? लीलन की कताई होती थी और बुनाई होती थी। यह सब कहाँ? 3400 ईसा पूर्व में विकसित हो गई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के पात्र यानी चांदी के बर्तन, है ना, के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई थी, है ना। मोहनजोदड़ो जो है उसमें जब खुदाई हुआ था, मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा सभ्यता था, है ना, एक जगह था जहाँ पे लोग पहले रहते थे। तो वहां पे जब खुदाई हुआ उस क्षेत्र का, तो वहां पे चांदी के जो बर्तन था उसमें कपास सटा हुआ प्राप्त हुआ था। इससे इसे ही प्रमाणित होता है, इससे ही पता चलता है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व से ही होता आ रहा है। ठीक है। उसके बाद है कि रेशम का रेशा 2500 ईसा पूर्व में चीन सबसे पहले प्रयोग में लाया था। रेशम का रेशा जो होता है वो 2500 ईसा पूर्व में ही चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, है ना। यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास का प्रारंभ होता है। मतलब यहीं से क्या हो जाता है? रेशम का जो होता है शुरुआत होता है और इसका प्रारंभिक इतिहास होता है। मतलब शुरुआत होता है 2500 ईसा पूर्व में ही सबसे पहले चीन से। तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आप उनको भी ये वीडियो समझ आए, है ना। या फिर आप जो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। इसके बाद है कि इंग्लैंड में प्राचीन काल यानी 80 के दशक में, यानी एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, है ना। एनो डोमिनी होता है, याद रखिएगा। इंग्लैंड में प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा था। मतलब इंग्लैंड में भी सबसे पहले बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाने लगा था, जो 80 के दशक में ही बनाने लगा गया था। वहां के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया प्रसिद्ध थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के जो वस्त्र होते थे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। और 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था। कहाँ होता था? सबसे अच्छा कहाँ होता था? तो ऊन का उत्पादन सबसे अच्छा स्पेन में होता था, जो मैरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? मैरिनो वूल के नाम से। किस नाम से? मैरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था, जो कहाँ होता था? स्पेन में होता था। उसके बाद है कि मध्यकालीन युग में राजाओं और सामंतों के संरक्षण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल में जो लोग राजा जो होते थे वो अपने संरक्षण के लिए, अपनी बीवियों की सुरक्षा के लिए, अपने सुंदर दिखने के लिए वो क्या करते थे? अच्छे अच्छे वस्त्रों का निर्माण करवाते थे और उसको प्रयोग में लाते थे। समाज में वस्त्र निर्माण के कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। मतलब समाज में लोग वस्त्र बनाने के लिए अच्छे अच्छे कारीगर आने लगे। अलग अलग तरह के अलग अलग कपड़े, अलग अलग कारीगर आ गए वस्त्रों को बनाने के लिए, है ना। धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इसके क्षेत्र में फैलते गए, है ना। ढाका मलमल के लिए, है ना, ढाका जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध है। बालचूरी साड़ियों के लिए, बनारस बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो ये सब ऐसे शहरें हैं जो वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के वस्त्र जो हैं बहुत ही भयानक तरीके से बनाए जाते हैं। इस प्रकार कई स्थानों के नाम वस्त्र विशेष के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है ना। तो क्या यहाँ पे प्रश्न है कि बताइए कि क्या आप जानते हैं कि भागलपुर और कांचीवरम यानी तमिलनाडु किस प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। आपको इसको कमेंट में आंसर करना है ना, कि भागलपुर और कांचीवरम जो है जो तमिलनाडु में है वो किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट में जरूर लिखिए आप इसका आंसर ढूंढ करके, है ना। उसके बाद है कि भागलपुर और कांचीवरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर और कांचीवरम तो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है ना। यातायात के साधन के सुलभ होने से तथा कला का विकास होने के साथ साथ
लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई। जैसे जैसे यातायात बढ़ा, है ना, यातायात मतलब आने जाने का साधन, है ना, दिल्ली से पंजाब, गया से पंजाब, पटना से मुंबई जाना है आपको, तो ये सब क्या होता है, साधन, यातायात के साधन होते हैं, है ना। तो जिस तरीके से साधन बढ़ा यातायात के, उसी प्रकार से क्या हो गया, विकास होने लगा और आवश्यकता बढ़ने लगा। हम लोग को आवश्यकता, अनेक प्रकार की आवश्यकता है, ठीक है ना। फलस्वरूप लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में नई नई खोज करनी शुरू कर दी, है ना। क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, वस्त्र के क्षेत्र में बहुत अलग अलग प्रकार के खोज करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको आज के समय के समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे लोग वस्त्र पहनते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपने देखा भी होगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं वस्त्र की बुआई कैसे की जाती है, वस्त्र कैसे बनाया जाता है, हम इसको समझेंगे यहाँ। तो वस्त्र का निर्माण सबसे पहले, है ना, वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था। लोग पहले वस्त्र जो बनाते थे हाथ से ही बना लेते थे। जैसे मम्मी जो होती थी, पहले देखना कि स्वेटर हाथ से ही बुन देती थी, है ना। पर ऐसा आज नहीं है, आज बहुत कम ही लोग ऐसे करते हैं। आज तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मार्केट से ही आ जाते हैं, स्वेटर वेटर कपड़े, है ना। तो आजकल कोई हाथ से बनाता नहीं है ना, बहुत कम बनाते हैं लोग, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था, मतलब बहुत मेहनत लगता था भी और समय भी लगता था जो हाथ से बनाते थे, और उत्पादन में भी कम होता था। बहुत कितना बनाएगा लोग हाथ से, तो बहुत कम होता था, है ना। करखे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में, है ना, कम समय और श्रम में अधिक वस्त्र बनाने की सफलता मिली। क्या हुआ, करखा का आविष्कार हुआ। करखा क्या होता है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि करखा ये है, और इसी से लोग वस्त्र को बनाते थे, वस्त्र का निर्माण करते थे, और ये कम समय में अच्छा काम करके देता था, है ना। कम समय में लोग इसको से अच्छे कपड़े को बुनते थे, बनाते थे, और मेहनत भी कम लगता था, है ना, मेहनत भी कम लगता था, जिससे कपड़ा बनाने के लिए सफलता मिला, है ना, वस्त्र बनाने की सफलता मिली। वैज्ञानिकों के आविष्कारों से, वैज्ञानिकों के आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और उन्नति मिली। वैज्ञानिक जो होते थे वो क्या किया, और मदद किए वस्त्रों को बनाने के लिए। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। क्या हुआ, एक क्रांति हुआ। कौन सा क्रांति, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, तो औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग के क्षेत्र में लोग आगे बहुत अपना अपना आगे जाने की कोशिश करने लगे कि हम भी आगे उद्योग खोलेंगे, हम भी इंडस्ट्री खोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से लड़ाई हो गया, शुरू हो गया कि हम भी कपड़ा का क्या करेंगे, केंद्र खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। इस प्रकार से क्या हो गया, क्रांति खुल गया, है ना। भाप इंजन से संचालित चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से भी उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, है ना। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्सव पर पहुंचा दिया है। क्या, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतना आगे चला गया है, विज्ञान इतना, साइंस आगे है कि आप देख ही रहे हो कि लोग चांद पे भी रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो आज क्या है, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। कृत्रिम मतलब जो हम बनाते हैं, है ना, कृत्रिम वही होता है। सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा बनाने का निर्माण किया गया। जैसे रेयन, लकड़ी की लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। मतलब आज आदमी बनाता है। कृत्रिम मतलब होता है कि जो आदमी निर्माण करता है, मानव निर्माण करता है, उसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो आज ये सब जो है, जैसे रेयन, लकड़ी की लुगदी, ये सब कौन बनाता है, मानव बनाता है, इसका निर्माण किया जा रहा है ना। इसका जो गुण होता है रेशम के समान होता है। किसका समान, रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहते हैं, नकली रेशम कहते हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र के उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिनकी किसी ने पहले से कभी कल्पना नहीं की थी, है ना। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। संश्लेषित कैसे कहते हैं, तो रासायनिक संश्लेषित प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशा हैं। इन रेशों की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशों के समान सीमित नहीं है ना। तथा इसके रूप में भी अनंत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं उसी के अनुरूप अनुकूल बनाया
जा सकता है ना। अब आगे है कुछ कृत्रिम रेशों तथा उनके निर्माण के बारे में समझना आवश्यक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, है ना, और कौन कौन से होते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक रेशे द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझे होंगे, है ना। हम यहाँ पे समझेंगे संश्लेषित वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो संश्लेषित रेशा क्या होता है? तो संश्लेषित रेशा, इसमें पहला है, आपने पिछली कक्षा में जान लिया है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है ना। रेशम जो कीट से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है ना, परंतु इसकी बहुत सुंदर बुनावट, है ना, टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। मतलब इतनी सुंदर होती है कि इसको बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए प्रयास किया गया। 1890 में वैज्ञानिक को रेशम समान गुणों वालों रेशम रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। कब? 1890 में, है ना। वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में उनको क्या हुआ, उनको सफलता मिली। 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1946 में पहला, है ना, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। आपको इसे याद रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम पूर्णतः संश्लेषित रूप में बनाया गया है ना। तो नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे यानी पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया था, इसका उपयोग किया गया था, है ना। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, ठीक है, जिसको पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो बताना है आपको कि नायलॉन कैसे बनता है, इसका कमेंट बताइए, या फिर इसको आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि टाइम बहुत अधिक है, अधिक लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है ना। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था, ठीक है। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। तो ये होता है पॉलिस्टर, ठीक है। अब आगे है एक्रिलीन। एक्रिलीन क्या होता है कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा साल अथवा कम्बलों का उपयोग करते हैं, जो एक्रिलीन होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्रिलीन, ठीक है। आप इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से है कि आप रेशा की पहचान कैसे करेंगे। तो रेशा की पहचान करने के लिए सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है। सूती वस्त्र को जलाओगे तो जल्दी जल जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा, वो राख बन जाता है। इसके जलने पर उसमें कागज जैसे गंध आती है, तो आप समझ जाएंगे कि सूती कपड़ा है। और भी इसी तरीके से लीलन के वस्त्र को जलाने पर सूती के समान ही परिणाम आते हैं। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है ना। जलते समय उसमें पंखों या बालों के जलने की गंध आती है। तो ये होता है रेशम, है ना। और आगे है रेयॉन, सूती की तरह जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है ना। शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील है। जो शुद्ध नायलॉन होता है उसमें आपको जला नहीं सकते हैं, वो जलता नहीं है, या पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी दिया गया है कि कैसे आप पहचानेंगे कपड़ों को, है ना। तो हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हम इन सभी प्रश्नों का, रिक्त स्थानों का मिलान का हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम इसी तरह सारे चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।